नमस्कार साथियों। हम लोग पठन कौशल की शिक्षण विधियों के बारे में बात कर रहे थे। तो पठन कौशल के अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षण विधियां आती हैं उनको लेके हम आपसे बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि पठन कौशल की विधियां कौन सी हैं, इनके बारे में आप सीखें। दोस्तों, पठन कौशल की 4 विधियां सबसे अच्छी विधियां मानी गई हैं, श्रेष्ठ विधियां मानी गई हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि, अक्षर बोध विधि जो होती है दोस्तों, इसके 3-4 नाम होते हैं। अक्षर बोध को अपन वर्ण बोध भी कहते हैं, वर्णमाला विधि भी कहते हैं, वर्ण समानता विधि भी कहते हैं। तो अक्षर बोध को वर्ण बोध, वर्णमाला और वर्ण समानताएं, इन नामों से जाना जाता है। दोस्तों, ये इसके उपनाम हो गए। अक्षर बोध का मतलब क्या होता है, ये बात आप जान लीजिएगा। इसको पहले पढ़ लेते हैं, बारी बारी से पढ़ते चलते हैं एक एक करके, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। दोस्तों, अक्षर बोध नाम में एक बात आप लोग सीख लीजिएगा। अक्षर का बोध किया जाता है। सबसे पहले अक्षर कौन सा है, उसमें मात्रा कौन सी है, उसका उच्चारण किस तरीके से किया जाएगा, उसको पढ़ा कैसे जाएगा। कहने का मतलब ये जो विधि है वो छात्र के लिए सबसे पहले प्रयोग में लाई जाती है। जब उसको पठन कौशल सिखाया जाता है तो सबसे पहले छात्र के लिए अक्षर का ज्ञान करवाया जाता है। दोस्तों, याद रखना, ये विधि सबसे प्राचीन विधि है, सबसे प्राचीन विधि है, सबसे प्राचीन विधि है। दोस्तों, इसमें वर्णों की प्रधानता होती है, तो इसलिए वर्ण प्रधान विधि भी कहते हैं। वर्ण की प्रधानता के कारण इसे वर्ण प्रधान विधि भी कहते हैं। वर्ण प्रधान विधि भी कहते हैं। दोस्तों, वर्ण प्रधान विधि क्यों कहेंगे, क्योंकि वर्ण की प्रधानता इसके अंतर्गत होती है। और याद रखना, वर्णमाला में जब बात करेंगे तो एक एक वर्ण का ज्ञान कराया जाता है। तो पहले वर्ण का ज्ञान होगा, फिर मात्रा का ज्ञान होगा, फिर दोनों को मिला के बात करेंगे तो शब्द का ज्ञान होगा, और शब्द के बाद में फिर बाकी का ज्ञान होगा। तो दोस्तों, इसमें सीधी बाई सीधी इसको सीखने का जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है वो क्या है। सबसे पहले वर्ण का ज्ञान, मात्रा का ज्ञान, दोनों को मिला के आप जो बनाएंगे वो शब्द का ज्ञान, और इन सबको शब्दों को समावेशन करके वाक्य का ज्ञान कराया जाता है। दोस्तों, ये इसका जो है कि स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है। यहाँ पर सबसे पहले छोटे छोटे वर्णों का ज्ञान होगा, फिर बड़े वर्णों का, शब्दों का ज्ञान होगा। कहने का मतलब ये छोटे से बड़े बात करें तो सूक्ष्म से, और जो है कि स्थूल की तरफ काम करती है, सरल से कठिन की तरफ ये काम करती है। दोस्तों, बारीकी से वर्ण एवं मात्रा का ज्ञान कराते हुए, वर्ण एवं मात्रा का ज्ञान कराते हुए शब्द रचना करना सिखाया जाता है। शब्द पढ़ना सिखाया जाता है। दोस्तों, वर्णों का ज्ञान कराएंगे, शब्दों का ज्ञान कराएंगे। तो वर्णों के ज्ञान के द्वारा शब्द के ज्ञान की तरफ कैसे बढ़ेंगे, पहले तो वर्ण को उच्चारण करके उसकी मात्रा का उच्चारण बारीकी से किया जाएगा, और बारीकी से जब ये काम हो जाएगा दोस्तों, तो मात्रा और वर्ण का समावेश करके शब्द रचना कराई जाएगी, और शब्द रचना को पढ़ाया सिखाया जाएगा। दोस्तों, फिर बात आएगी सबसे पहले छोटे छोटे शब्द, तत्पश्चात बड़े शब्दों का ज्ञान, बड़े शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। पहले छोटे छोटे शब्दों की बात करेंगे, फिर हम दोस्तों बड़े शब्दों की बात करेंगे। यानी कि बात करें तो शिक्षण सूत्र कौन सा अप्लाई होगा, शिक्षण सूत्र हो गया यहाँ पर आपका
सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। और बात करें तो शिक्षण सूत्र एक और आपका आता है, वो क्या आता है दोस्तों, सरल से कठिन की तरफ। तो वो कैसे कैसे होगा सरल से कठिन, कि देखो यहाँ पे वर्ण का ज्ञान हो गया, मात्रा का ज्ञान हो गया, शब्द का ज्ञान हम यहाँ तक सीख चुके हैं। और शब्द ज्ञान से जैसे हम बात करेंगे तो छोटे और बड़े प्रकार के शब्दों को सीख चुके हैं दोस्तों। और शब्द का ज्ञान जब हो गया तो छोटे छोटे वाक्य रचना सिखाई जाएगी। शब्द ज्ञान के पश्चात लघु वाक्य, वाक्यों का ज्ञान, तत्पश्चात दीर्घ वाक्य रचना सिखाई जाती है। दीर्घ वाक्य रचना का पठन करवाया जाता है। क्योंकि दोस्तों अपन कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, पठन कौशल की। तो पठन कौशल का जो इसके अंतर्गत प्रयोग आएगा वो कैसे आएगा, शब्द पहले ज्ञान करा जाएगा शब्दों का, उसके बाद छोटे वाक्य बनवाए जाएंगे, छोटे वाक्यों को उच्चारण करना सिखाया जाएगा, पठन करना सिखाया जाएगा। उसके बाद बड़े बड़े वाक्यों की रचना का पठन करना सिखाया जाएगा। दोस्तों शिक्षण सूत्र इस विधि के लिए, शिक्षण सूत्र जो है इस विधि के लिए दो शिक्षण सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। और दो शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं ये बात आप सीख लीजिएगा। सबसे पहले सरल से कठिन, तो सरलात कठिनम प्रति, ये शिक्षण सूत्र जो है काम में लिया जाएगा। दूसरी हम बात करेंगे साथियों, सरल से कठिन का जो काम हुआ है इसके साथ साथ ही जो काम होगा वो क्या होगा, स्थूलात सूक्ष्मम प्रति, स्थूलात सूक्ष्मम प्रति, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ भी जो है कि काम सिखाया जाता है। यानी कि पहले छोटे छोटे फिर बड़े बड़े। कैसे कैसे देखिए दोस्तों, मैं इसका एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस तरीके से किया जाना है। जैसे मान के चलिए हमने आ, मा, रा इस शब्द से हमें ज्ञान करना है। तो ये जो शब्द है इसको हम लोग जब बिल्कुल सूक्ष्म स्तर की तरफ लेके चलेंगे तो कैसे लेके चलेंगे, आ एक अक्षर है जिसका और ज्यादा अपन विघटन नहीं कर सकते। दोस्तों माँ में क्या लगा हुआ है, आ, और रा में क्या लगा हुआ है, आ। तो ये दो विधियां हो गई। सूक्ष्म की बात आ रही है यानी कि स्थूल से सूक्ष्म, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, सूक्ष्मात स्थूलम प्रति आएगा, सॉरी सूक्ष्मात स्थूलम प्रति, सूक्ष्मात स्थूलम प्रति, यानी कि हम लोग यहाँ पर गलत लिख गए थे, उल्टा लिख दिया था हमने। तो सरल से कठिन और सूक्ष्म से स्थूल। तो सूक्ष्म कैसे, आ सूक्ष्म है और ज्यादा बेटर नहीं हो रहा, माँ जो है वो व्यंजन है, व्यंजन ध्वनि है क्योंकि व्यंजन हमेशा हलंत होता है। और दोस्तों आ स्वर जब इसमें मिलेगा तो ये व्यंजन वर्ण को प्राप्त होएगा। ऐसे रा व्यंजन है, इसमें आ स्वर मिलेगा तो ये रा वर्ण को प्राप्त होएगा। व्यंजन हमेशा अपने आप में उच्चारित नहीं होता, उसको उच्चारण देने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों यहाँ अक्षर का मतलब आ एक अक्षर है, स्वर भी है, स्वर अक्षर है आ। तो ये जब इसके अंदर मिलेगा तो ये वाली बात आ प्लस मा प्लस रा इस तरीके से प्राप्त होगी। तो ये हो गया सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर। और सूक्ष्म से जब हम बात करेंगे तो अमर शब्द की स्थूल पद बनेगा और स्थूल पद बन गया अमर। तो ये सूक्ष्म से, ये तो अत्यंत सूक्ष्म बात हो गई। ये जो स्तर है वो कैसा स्तर है, सूक्ष्म। और ये जो स्तर है वो कैसा स्तर है, स्थूल। यानी कि पहले हमने पढ़ा आ का ज्ञान, फिर पढ़ा मां व्यंजन का ज्ञान, फिर हमने आ का ज्ञान, फिर हमने रा का ज्ञान, फिर हमने आ का ज्ञान। तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म यानी बात करें तो अत्यंत छोटी छोटी बातें हमने सीखी। इसके बाद में हम स्थूलता की तरफ बढ़े। तो ये तो बात हो गई किसकी, पहले अक्षर का ज्ञान हो गया, फिर शब्द का ज्ञान हो गया। अब शब्द के ज्ञान के बाद में जैसे दो तीन शब्द हैं, अमर, फल, खाता है,
यानी कि हमने अमर भी पढ़ा, फल भी पढ़ा, खाता और है, ये 4 चीजें पढ़ी। तो अब दोस्तों ये हमने अलग अलग पढ़ के आए थे अभी हम। तो इसको अमर को भी हमने सूक्ष्म रूप में पढ़ा, फल को भी अलग सूक्ष्म रूप में पढ़ा, खाता और है, इन क्रिया और सहायक क्रिया को भी हमने सूक्ष्म रूप में पढ़ा। तो अब इसका स्थूल रूप क्या हो गया? स्थूल रूप होगा दोस्तों अमर फल खाता है। अब हम इसको खाता है, अब हम इसको संस्कृत में अप्लाई करते हैं। तो अमर शब्द जो है वो कैसा है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, एक वचन का रूप में कर्ता का प्रयोग करेगा, तो कर्ता के रूप में इसको सीधा सीधा हम लिखेंगे अमर है। अकारांत के रूप राम की तरह चलेंगे तो अमर है हो गया। तो यानी कि अमर है, फल शब्द नपुंसकलिंग का है और कर्म के रूप में आ रहा है, तो फलम, और खाना क्रिया जो आएगी वो एक वचन की, तो अमर है फलम खादति। तो यहाँ पर साथियों पहले अमर शब्द को हमने सीखा, उसके बाद में हमने अमर के शब्द रूप बनाए, फिर फल को सीखा, फल के शब्द रूप बनाए, खाना क्रिया का खाद रूप सीखा, फिर हमने उसके लट लकार में रूप बनाए। तो ये जो है वो सूक्ष्म से स्थूलता की तरफ काम करती है। इसको अपन बोलते हैं क्या? अक्षर बोध विधि, वर्ण बोध विधि, वर्ण समामना विधि, वर्णमाला विधि। इस विधि का ये आपका उपक्रम होता है। सरल से कठिन कैसे है? पहले सरल चीज क्या थी? अमर, और कठिन क्या हो गया दोस्तों? अमर है, ये शब्द रूप का ज्ञान। तो अमर शब्द से और अमर शब्द का ज्ञान जो है वो सरल से कठिन की ओर हो गया। फल जो है हमने सीधा सीधा सीख रखा था, फल से फलम का ज्ञान, ये सरल से कठिन की तरफ हो रहा है। खाता है क्रिया जो है, सहायक क्रिया जो है, इससे खादती का ज्ञान, ये भी सरल से कठिन की तरफ काम कर रहा है। तो ये दोनों शिक्षण सूत्रों का मैंने प्रयोग आपके लिए दिखाया है। ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ काम कर रहा है, और यहां भी ये सूक्ष्म है और सूक्ष्म से ये स्थूल की तरफ काम कर रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसमें क्रम क्या होता है, किस क्रम में ये क्रमागत जो है हम इसका सीखते हैं। तो क्रम के लिए बात करेंगे। क्रम में सबसे पहले वर्ण का ज्ञान, वर्ण ज्ञान के बाद में हम लोग करेंगे शब्द ज्ञान, और शब्द ज्ञान के बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हमारे लिए आता है वाक्य ज्ञान। वर्ण, शब्द और वाक्यों का तीनों का ज्ञान क्रमागत तरीके से होता है। पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, तीनों का ज्ञान जो होगा दोस्तों उसको अपन कौन सी विधि के अंतर्गत रखेंगे? अक्षर बोध विधि के, वर्ण बोध विधि के, वर्ण समामना वर्णमाला विधि के। ये शिक्षण विधि पठन कौशल की श्रेष्ठ विधि है, इसको प्राचीन विधि माना गया है दोस्तों। इसमें वर्ण का एक एक करके ज्ञान पहले छोटे छोटे सीखते हैं, फिर बड़े बड़े सीखते हैं। तो कहने का मतलब सिस्टमेटिक तरीके से आपको ये जो क्रम है वो याद रखना है। ये क्रम इसका एक उचित क्रम है, यानी वर्ण ज्ञान के बाद शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान के बाद वाक्य ज्ञान। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली जो 2 नंबर पे जो विधि आएगी यहाँ पे, उसका आएगा पद पद्धति या शब्द शिक्षण विधि। पद पद्धति या शब्द शिक्षण विधि। पद पद्धति क्या होती है, शब्द शिक्षण विधि क्या होती है? दोस्तों यहाँ पर शब्द के बारे में जानकारी देनी है। तो शब्द को सिखाने के लिए हम चित्रों का सहारा ले सकते हैं, चित्र के माध्यम से शब्दों का ज्ञान करा सकते हैं। दोस्तों देखो और पढ़ो विधि भी इसको अपन कह सकते हैं। प्रत्यक्ष उपात्मों का प्रयोग भी इसके अंतर्गत होता है। तो इसका सबसे पहले उपनाम आप जान लीजिएगा। इसका उपनाम क्या होगा भाई साहब? उपनाम होगा देखो और पढ़ो विधि। देखो और पढ़ो विधि। इस विधि को अपन देखो और पढ़ो विधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें चित्र आदि दिखा करके उसको पढ़ा जाता है। अब देखो और पढ़ो क्यों कहा गया है, इसका जो आप समझेंगे मतलब, इस विधि में छात्र सर्वप्रथम चित्र देखता है और बाद में उसका शब्द पढ़ता है।
दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम लोग एलकेजी यूकेजी स्टैंडर्ड में पढ़ने बैठते हैं सबसे पहले, तो हमारे लिए एक चार्ट जो है कि दीवार पर लगा दिया जाता है अध्यापक द्वारा, और उस चार्ट पर हम लोग एप्पल, बनाना, इस तरीके से अंग्रेजी में बात करें तो अनार, औरत, कबूतर, गाय, गमला, तो इन शब्दों को दिखाया जाता है पहले। तो बच्चे के दिमाग में पठन कौशल को सीखने से पहले वो थ्योरी आ जाती है कि ये जो फलाना चित्र है वो शेर का है, बकरी का है, घोड़े का है, गधे का है, तो उसमें वो अपना ध्यान कंसंट्रेट करता है, और पहले से ही अध्यापक द्वारा उसको शब्दों का परिचय कराने के लिए वो चित्र दिखा दिए जाते हैं कि भाई देखो ये तो घोड़ा है, ये गधा है, ये इस तरीके से। तो कहने का मतलब आपको चाहिए कि उन शब्दों को आप सीखें चित्रों के माध्यम से। तो इस विधि को अपन देखो और पढ़ो विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें चित्र को दिखा करके छात्र से उस शब्द का पठन करवाया जाता है। अब हम बात करेंगे इस विधि में एक खास बात और कि प्रत्यक्ष उपागम का प्रयोग। प्रत्यक्ष का मतलब आंखों के सामने प्रत्यक्ष उपागम का प्रयोग, प्रत्यक्ष उपागम का प्रयोग करके इस विधि में पठन करवाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बिंदु जो है हमारा, इस विधि को अपन जो है किस स्तर के लिए उपयोगी मान सकते हैं, तो ये स्तर भी इसके अंतर्गत आपको जानना है दोस्तों। और बात करें तो प्राथमिक स्तर, कौन सा स्तर, प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर जैसे मैंने एलकेजी यूकेजी भी आपके लिए बोला, तो प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त विधि है। प्राथमिक स्तर के लिए विधि जो है उपयुक्त विधि मानी जाती है। पद पद्धति शब्द शिक्षण, दोस्तों पद का मतलब शब्द से ही है, ये बात आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। पद और शब्द ये क्या होता है, देखिए जब किसी शब्द को संज्ञा रूप में आप सीधा सीधा पढ़ रहे हैं, संज्ञा रूप में पढ़ रहे हैं उसको सीधा सीधा, तो निश्चित रूप से वो शब्द होएगा, और जब उस संज्ञा रूप के अपन क्या बनाते हैं, शब्द रूप बना दें, तो वो संज्ञा रूप जो है पद का नाम निर्धारित हो जाता है, पद के रूप में बन जाता है। तो यानी कि ध्यान रखो, किसी मूल संज्ञा को तो बोलते हैं अपन शब्द, और उस संज्ञा के शब्द रूप यदि बन जाए तो वो हो जाता है पद। और पद के लिए संस्कृत में एक सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, याद रखना, सुबंता नाम तिगंता नाम इति पद संज्ञम स्यात्, यानी कि सुबंत प्रत्यय और तिगंत प्रत्यय जब किसी शब्द में जुड़ जाएं तो वो पद बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत पढ़ रहे हैं हम लोग, तो संस्कृत में पद को सिखाने के लिए भी हम प्रयोग ला सकते हैं, शब्द को शिक्षण करने के लिए भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे जो विधि पढ़ेंगे उस विधि का नाम है दोस्तों वाक्य विधि। कौन सी विधि, वाक्य विधि। इसमें क्या होता है, देखिए तीसरे नंबर पर एक विधि आती है, इसका नाम है वाक्य विधि। वाक्य विधि में क्या होता है मित्रों, इस विधि में सर्वप्रथम छात्र को छोटे छोटे वाक्यों का ज्ञान कराकर पठन कराया जाता है। यानी इस विधि में क्या करेंगे दोस्तों, वाक्यों के आधार पर पठन होता है, तो छोटे छोटे वाक्यों से पठन कार्य संभव होता है। दोस्तों अब हम बात करें तो वाक्य जब हम पढ़वाएंगे तो इससे पहले वाक्य विधि से पहले हम लोग पद पद्धति पढ़ के आए हैं, अक्षरबोध विधि पढ़ के आए हैं, तो निश्चित सी बात है वाक्य में जो जो शब्द प्रयोग में लाए जा रहे हैं उन शब्दों को बालक पहले से जानता है। तो यहाँ पर दोस्तों वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्व ज्ञान,
छात्र को वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्व ज्ञान होता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का उसको क्या होता है? पूर्व ज्ञान होता है दोस्तों। अब वाक्य का मतलब, जब वाक्य आप पढ़ रहे हैं तो वाक्य की रचना का आना चाहिए, आपको वाक्य की रचना करना आना चाहिए। तो वाक्य रचना करने के लिए संरचनात्मक उपागम का सहयोग लिया जाता है। संरचनात्मक उपागम का मतलब है वाक्य रचना किस तरीके से होगी, वाक्य रचना बालक कैसे सीख सकता है, तो संरचना करना उसको सिखाया जाता है। और संरचना के माध्यम से वाक्यों की संरचना का जब बालक को पता चलेगा तो बालक हिंदी रूप को संस्कृत में बोलने का, वचन करने का, पठन करने का जो है प्रयास करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि ये जो पठन कौशल की विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि को प्राप्त होती है, कारण क्योंकि इसके द्वारा वाक्य जो है वो छोटी छोटी बातों से कठिनता की बातों को पढ़ना सीख जाता है। बालक को जो है कि इस विधि को, अपन वाक्य विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि की संज्ञा में दी जाती है। पठन कौशल की विधियों में वाक्य विधि सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। वाक्य विधि सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। दोस्तों याद रखना, ये वाक्य विधि जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधि है। और दोस्तों इस विधि को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि अध्यापक व छात्र दोनों इसमें सक्रिय होते हैं। इस विधि में अध्यापक के साथ छात्र सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं, इसलिए इसे मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। दोस्तों मनोवैज्ञानिक विधि क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य है उसको सीखने के लिए अध्यापक जो है छात्रों को छोटे छोटे वाक्य बोलता है, उन वाक्यों को संस्कृत में कैसे बनाया जाता है उनका सहयोग करता है। कहने का मतलब छात्र और अध्यापक दोनों जो है इसमें सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। कैसे निभाते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं आपके लिए। जैसे मैंने बोला यह है बालक है, यह बालक है। ऐसे मैं बोलूं आपको वह पुस्तक है। ये छोटे छोटे वाक्य हो गए। जैसे राम मंदिर जाता है, जैसे अध्यापक रामायण पढ़ता है, जैसे मैंने बोला शिशु गेंद से खेलता है। अब
अब मैंने यहाँ पे ये सरल वाक्य लिखे, फिर थोड़ा सा कठिन हुआ, फिर थोड़ा सा कठिन हुआ, फिर थोड़ा सा कठिन हुआ। दोस्तों हम लोग जब बात करेंगे तो ये वाक्य जो हैं इनमें इस तरीके से हमको रचना करनी है, उस रचनात्मक उपागम को, संरचनात्मक उपागम को, क्योंकि हम विधि कौन सी पढ़ रहे हैं, वाक्य विधि, तो कैसे प्रयोग में लाएंगे वो आपको देख लेते हैं कि रचनात्मक और संरचनात्मक उपागम जो है उसको आप किस तरीके से यहाँ पर प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब तक बालक ये नहीं जानता कि वैदिक संस्कृत क्या है तो उसको संस्कृत का रूप पता ही कैसे चलेगा। तो उसको चाहिए कि वो तत्सर्वनाम के रूपों का प्रयोग करे। तत्सर्वनाम के रूपों को जब उसको सिखाएंगे तो बालक को बताया जाएगा कि तत् में क्या होता है, फिर उसको इदम सर्वनाम के रूपों की जानकारी देंगे। कुल मिलाकर उसके लिए हम लोग बेसिक जानकारी प्रोवाइड कराते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर उसको कर्ता के साथ क्रिया का उचित प्रयोग कैसे होएगा उसको बताएंगे। कर्ता क्रिया का प्रयोग होएगा, फिर कर्म का प्रयोग कैसे करना है, करण का अर्थात कारकों का प्रयोग भी उसको हम सिखाएंगे। कहने का मतलब ये सरल से कठिनता की तरफ बढ़ने वाली विधि है। दोस्तों यहाँ छोटी छोटी बातों की जानकारी के साथ साथ फिर हम बड़ी जानकारी की तरफ बढ़ेंगे, अर्थात सूक्ष्म से स्थूल की तरफ भी शिक्षण सूत्र हमारा यहाँ पर काम करेगा। तो कहने का मतलब ये मनोवैज्ञानिकता को प्राप्त होगी। इसमें लगभग जो सारी विधियों का समावेशन होता है और सभी विधियों का समावेशन होता है, इसलिए विधि श्रेष्ठता को प्राप्त होती है वाक्य विधि। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की जानकारी में बात करते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला यह की संस्कृत क्या है दोस्तों, यह की संस्कृत है आपकी, बात करें तो इदम, और इदम मूल रूप है। इदम का जब हम लोग परिचय करेंगे तो तीनों लिंगों में रूप बनते हैं, और तीनों लिंगों में जब बात करेंगे तो पुल्लिंग में इसका रूप आता है अयम, स्त्रीलिंग में आता है इयम, और नपुंसक लिंग में आता है इदम। तो दोस्तों बालक पुल्लिंग है तो इसलिए इदम का रूप यहाँ पर जो आएगा वो कौन सा आएगा, अयम आ जाएगा, क्योंकि ये अयम पुल्लिंग रूप हो गया, इयम आपका स्त्रीलिंग रूप हो गया, और इदम आपका नपुंसक लिंग रूप हो गया। तो पुल्लिंग के लिए हमको अयम यहाँ पर प्रयोग में लाना है। पुल्लिंग के लिए अयम प्रयोग में जैसे लेके आए तो अयम के लिए हम बात करेंगे, अयम अब बालक है तो अयम बालक, केवल इतना लिखने से ही हमारा काम हो जाएगा। अब अस्थि लगाना आवश्यक नहीं है क्योंकि बालक अभी प्राथमिक स्तर पर ही है, तो प्राथमिक स्तर पर उसको केवल इतना ही सिखाया जाएगा अयम बालक। ये विधि जो वाक्य विधि चल रही है प्राथमिक स्तर पर भी काम आएगी, प्लस उच्च प्राथमिक, फिर माध्यमिक, फिर उच्च स्तर, सब जगह काम करेगी ये विधि जो है। क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे वाक्यों से जब रचना हो जाएगी चालू तो निश्चित रूप से फिर उसको आगे बड़े वाक्य बनाने पड़ेंगे, बड़े वाक्यों के बाद आगे बढ़ेगी तो फिर उसको निबंध और प्रतियोगिता में जो भी आपको पद्य है, गद्य है, नाटक है, कथा शिक्षण है, ये सारी चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये अयम बालक है, इसकी रूप जो है कि संस्कृत का हमें प्राप्त हो गया। तो ये संरचनात्मक उपागम हो गया। कैसे कि बालक पुल्लिंग है, इदम रूप मुख्य सर्वनाम के रूप में प्रयोग में आता है, तो उसके लिए हमने अयम लगा दिया क्योंकि पुल्लिंग के साथ अयम का रूप आएगा। बात करें बालक अकारांत शब्द है पुल्लिंग का, तो प्रथमा का एकवचन का रूप बालक आ गया, तो अयम बालक है, इस तरीके से हो जाएगा। दोस्तों पुस्तक की बात करें तो पुस्तक जैसे वह आ रहा है वह, तो वह के लिए तत् सर्वनाम का रूप होता है तत्। जैसे यहाँ पर इदम से आपने अयम बनाया, ऐसे ही हम तत् से रूप बनाएंगे तो तत् सर्वनाम के रूपों में बात आती है क्या कि तत् का रूप पुल्लिंग में से आएगा, स्त्रीलिंग में सा आएगा, नपुंसकलिंग में तत् ही आएगा, तो तत्। और पुस्तक नपुंसक का है तो तत् पुस्तकम, तत् पुस्तकम, वह पुस्तक है, वह पुस्तक है। राम मंदिर जाता है, आप देखिए दोस्तों हमें राम शब्द के बारे में पता करना होगा के लिए सबसे पहले कि भाई राम जो है वो अकारांत पुल्लिंग का रूप है, इसके शब्दरूपों का ज्ञान भी करवाया जाएगा कि राम है, रामू, रामा, शब्दरूप सिखाए जाएंगे उसको। फिर मंदिर जो है ये भी एक संज्ञा है, और फिर यहाँ पर कर्म के रूप में आई है तो कर्म में द्वितीय लगती है बच्चों को, ये भी बताया जाएगा। तो यहां से फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये कारकों का प्रयोग आ जाता है। यहाँ तक ये सरल बात थी, ये कठिन बात है। तो राम के लिए अकारांत का रूप बनाएंगे तो राम का रूप हो गया राम है, राम का रूप हो गया राम है। दोस्तों मंदिर जाता है तो मंदिर का मतलब हो गया देवालयम, राम है देवालयम, और जाता है तो गच्छति, राम है देवालयम गच्छति। ये इसकी जो है मीनिंग तैयार हो जाती है। अध्यापक रामायण पढ़ता है दोस्तों, बात करें
अध्यापकः, क्योंकि अकारांत रूप है, पुल्लिंग का है, अध्यापक हो जाएगा। रामायण का मतलब रामायणम, और ये कर्म के रूप में है तो द्वितीय का एक वचन, ये देवालय कर्म के रूप में तो ये भी द्वितीय का एक वचन। तो राम है रामायणम पठति, राम है देवालयम गच्छति, अध्यापक है रामायणम पठति। आपका इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। शिशु गेंद से खेलता है। अब शिशु जो है वो क्या है, कर्ता, और कर्ता में दोस्तों हमें पता है कि प्रथमा विभक्ति लगती है, तो शिशु को उकारांत रूप में हम ले जाएंगे पुल्लिंग में, तो शिशु रूप बनेगा। अब ये एक वचन का करता है तो क्रिया एक वचन की लगनी है, और किससे खेल रहा है, गेंद से, तो गेंद हो गया माध्यम साधन करण, और कर्ण के योग में हम तृतीया लगाते हैं, तो शिशु कंदुकेन और क्रीडति। तो दोस्तों ये जो हमने विधि प्रयोग में लाई है वो वाक्य विधि है, और ये जो उपागम हमने प्रयोग में लाए वो संरचनात्मक उपागम है। यहां तक की जानकारी आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ, और पठन कौशल की अगली विधि होती है आपकी कथा पद्धति। नंबर नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल जो विधि है वो है कथा पद्धति। इस विधि के अंतर्गत जो है क्या बात आपको सीखने को मिलती है दोस्तों, इसको अपन पढ़ते हैं। कथा पद्धति में क्या होता है, सुनी हुई कथा को अपनी भाषा में सरल शब्दों में प्रेषित करना। दोस्तों पढ़ना है, कोई कथा सुन रखी है हमने, तो बात आती है कि श्रवण की हुई कथा, श्रवण की हुई कथा को स्वयं ही उच्चारित, स्वयं ही अपने सरलतम एवं प्रभावशाली तरीके से पठन किया जाता है इसमें। दोस्तों सीधी सी बात है, सुनी हुई कथा जो है वह उसको अपन अपने सरलतम और प्रभावशाली शब्दों में पठन करके सुनाएंगे बालकों के सामने, तो निश्चित रूप से बालक जो है उसको सुन करके कथा पद्धति के द्वारा उसका पठन करना भी सीख जाएंगे। दोस्तों यहाँ छोटे छोटे शब्द और छोटे छोटे वाक्यों का बालक को परिचय कराया जाता है। तो प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। कथा पद्धति में छोटे छोटे पदों एवं वाक्यों से परिचय, इस विधि में बालक को छोटे छोटे पदों और वाक्यों से भी परिचय करवाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब कथा पद्धति आएगी तो अध्यापक द्वारा उस कथा में चित्र आदि का प्रयोग भी करके दिखाया जाएगा। तो शिक्षक जो है वो कथा से संबंधित चित्रों का भी प्रयोग करता है। तो शिक्षक द्वारा कथा से संबंधित प्रश्न दिखाए जाते हैं और उसके संदर्भ में जो है कि पठन किया जाता है। तो चित्रों का प्रयोग भी इसके अंतर्गत आता है कथा शिक्षण में दोस्तों। तो कथा पद्धति में दोस्तों सीधी सी बात अपनी क्या आ गई कि अपने शब्दों में सरलतम रूप में पढ़ना, कथा को वाक्यों से परिचय कराना, छोटे छोटे पदों का परिचय कराना, और शिक्षक जो है कथा के संबंधित प्रश्न जो पूछेगा, कथा के संबंधित प्रश्न दिखाए जाते हैं, चित्र दिखाए जाते हैं, ये प्रश्न नहीं चित्र दिखाए जाते हैं। अब ये जो विधि है ये आपकी संपन्न हो गई। दोस्तों बात करें पठन कौशल के अंतर्गत आपकी जो 4 विधियां हैं वो आपको बता दिए। अगर बात करें कि अक्षरबोध विधि है, उसको वर्णबोध, उसको वर्ण समानना है, उसको वर्णमाला विधि के नाम से भी जानते हैं,
ध्यान रखना उसमें बालक को बिल्कुल जीरो लेवल से काम स्टार्ट किया जाता है। पहले अक्षर का ज्ञान, फिर मात्रा का ज्ञान, फिर वर्ण का ज्ञान, फिर बात करें तो शब्द का ज्ञान, और फिर वाक्य के ज्ञान की तरफ बढ़ा जाता है। तो दोस्तों वो एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ी जाती है वो विधि, तो वो भी सबसे प्राचीन विधि है दोस्तों। उसके बाद में हमने आपको पद पद्धति के बारे में बात कर रही, शब्द शिक्षण के बारे में बात करा, तो दूसरे नंबर पर पढ़ाई थी हमने, तो उसमें शब्द या पद का ज्ञान करवाना सिखाया था दोस्तों आपको। फिर वाक्य पद्धति के बारे में बात करी, और लास्ट जो है वो कथा पद्धति। तो ये पद्य चारों जो आपकी ये विधियां हैं, ये पठन कौशल की विधियां हो गई दोस्तों। श्रेष्ठतम विधि के बारे में बात करेंगे तो वाक्य पद्धति को श्रेष्ठतम विधि कहा गया है। शिक्षण सूत्र आपको बता दिए हैं, ये जानकारी आपको यहाँ तक पठन कौशल के संदर्भ में हो गई है दोस्तों। आज हम बात करेंगे पठन कौशल के विकास के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो अगला जो हमारा बिंदु है वो है पठन कौशल। पठन कौशल पठन कौशल का विकास कैसे हो, तो पठन कौशल के विकास के उपाय। पठन कौशल के विकास के पठन कौशल का विकास कैसे हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले अपन आपको पता है छात्र के सामने जब कोई चार्ट वगैरह हम रखते हैं और छात्र को शब्दों का ज्ञान करवाते हैं चित्र आदि दिखाकर, तो दोस्तों हम पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं। आपको याद है जब हम लोग बीएड की ट्रेनिंग करते हैं या बीएसटीसी की ट्रेनिंग करते हैं, तो हम जब पाठ्यक्रम तैयार करके छात्रों के समझ जाते हैं, तो दोस्तों हम एक संकेत छड़ी लेकर जाते हैं, संकेत छड़ी, या फिर संकेत छड़ी नहीं होती तो उंगली का इशारा करके हम लोग छात्र को पढ़ना सिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे बढ़िया बात तो क्या है कि संबंधित शब्द के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो संबंधित चित्र की तरफ इशारा आपका होना चाहिए। तो संकेत छड़ी के द्वारा पठन करवाना। नंबर 1, संकेत छड़ी या अंगुली के माध्यम से पठन, यानी कि संकेत पठन या निर्देश करके पठन, माध्यम से निर्देश करके पठन, निर्देश करके पठन किया जाता है। एक बात। दूसरा मित्रों बात करेंगे तो हम लोग शब्दों और वाक्यों के अन्वेषण हेतु छात्रों को कहना। पठन कौशल करवा रहे हैं तो शब्दों और वाक्यों का अन्वेषण छात्रों से करवाना। शब्दों एवं वाक्यों का अन्वेषण, और शब्दों और वाक्यों का अन्वेषण कैसे होगा देखो दोस्तों, जैसे कि कोई पद्यांश आपने बच्चों को पढ़ाया, कोई गद्यांश पढ़ाया, और आप बच्चों से कह रहे हैं कि देखो बेटा ये पैसेज जो आपके सामने लिखा हुआ है, गद्य पद्य जो भी है, इसमें आपको ये सेंटेंस छांटना है, बताओ कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ लिखा हुआ है। देखो तो लिखा हुआ जो होगा उसको बालक पढ़ के आपको बताएगा कि सर ये लिख रहा है इस जगह पे। तो ये हो गया आपका वाक्यों का अन्वेषण और शब्दों का अन्वेषण। बात करेंगे दोस्तों शब्दों का परिवर्तन करके पठन। इस श्रृंखला में एक नई बात आती है, शब्दों का अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर परिवर्तन करेंगे, शब्दों का परिवर्तन करके पठन, परिवर्तन करके पठन। दोस्तों आगे बात करेंगे नेक्स्ट, अगला जो बिंदु है वो आएगा यहाँ पर, जैसे कि क्रिया पदों के स्थान पर कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। तो क्रियापद एवं कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग करके पठन करवाया जाना चाहिए। दोस्तों पठन के दौरान शुद्ध उच्चारण जो है, अशुद्ध उच्चारण जो है, उनमें भी आपको भेद करना चाहिए कि शुद्ध उच्चारण कैसे करना है और अशुद्ध उच्चारण में क्या कमी होती है। तो ये सारी बातें आपको बतानी है। तो दोस्तों अशुद्ध उच्चारण का निवारण,
अशुद्ध उच्चारण का निवारण करने के लिए शुद्ध पठन, शुद्ध उच्चारण या शुद्धोच्चारण द्वारा पठन, शुद्धोच्चारण के साथ पठन करके भी इसका विकास करवाया जा सकता है। दोस्तों, शुद्ध उच्चारण के द्वारा पठन करके पठन कौशल का विकास जो है करवाया जा सकता है। याद रखना दोस्तों, अगर छात्र के अंतर्गत अशुद्धि को स्थायी रूप से आपको अलग करना है, स्थायी रूप से अशुद्धि निवारण के लिए, स्थायी रूप से अशुद्धि निवारण के लिए प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर शुद्ध पठन को बल देना चाहिए, शुद्ध पठन पर बल देना, बल देकर भी अपन क्या है इसका विकास कर सकते हैं। दोस्तों, अनेक उपाय आपके सामने मैंने रखे हैं। अब बात आती है कि पठन कौशल जब अपन करते हैं तो अशुद्ध उच्चारण को कौन करता है, शुद्ध उच्चारण कौन करता है। तो यहाँ पर पठन कौशल के लिए शुद्ध उच्चारण करने वाले को अपन कौन सा पाठक बोलेंगे और अशुद्ध उच्चारण करने वाले को कौन सा पाठक बोलेंगे। तो पठन में पाठक के प्रकार, पठन में पाठक के प्रकार। दोस्तों, पठन कौशल में पाठक दो प्रकार के होंगे, एक तो है उत्तम पाठक, उत्तम या श्रेष्ठ पाठक, और दूसरा होता है दोस्तों अधम पाठक। अधम पाठक, उत्तम पाठक जो होगा उसकी क्या विशेषता है, अधम पाठक की क्या विशेषता है, ये बात आपको पाठक के भेदों में सीखने वाले हैं हम लोग। तो पाठवी जी ने पाठ्य शिक्षा में अधम पाठक के लक्षण बताए 6। तो अधम पाठक के तो 6 लक्षण कौन कौन से होंगे उनके बारे में हम सीखना चाहेंगे। और श्रेष्ठ पाठक के 6 गुण बताए हैं, तो श्रेष्ठ पाठक कौन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको चाहिए कि पाठवी शिक्षा के आधार पर हम लोग श्रेष्ठ पाठक के बारे में पढ़ें। तो श्रेष्ठ पाठक के 6 गुण है, देखिए। उत्तम या श्रेष्ठ पाठक, पाणिनि शिक्षा में श्रेष्ठ पाठक के 6 गुण बताए हैं। 6 गुण बताए हैं। पाठ्य शिक्षा में श्रेष्ठ पाठक जो होगा दोस्तों उसके कितने गुण बताए हैं, 6। और 6 गुण कौन कौन से हैं ये बात आपको मैं बता देता हूं। इसका एक लक्षण है, इसका लक्षण होता है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदु सुस्वर है। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदु सुस्वर है। पदच्छेदु सुस्वर है। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदु सुस्वर है। धैर्यम लय समर्थम च, धैर्यम लय समर्थम च, धैर्यम लय समर्थक च षड
एते पाठका गुणा, षड एते पाठका गुणा। दोस्तों ये जो है वो 6 प्रकार के पाठकों के गुण बताए हैं। वो कौन से पाठक हैं आपके? उत्तम या श्रेष्ठ पाठक। तो उत्तम या श्रेष्ठ पाठक में दोस्तों सबसे पहले क्या क्या बातें होनी चाहिए? श्रेष्ठ पाठक के 6 गुण कौन कौन से हैं? देखिए ये आपके सामने मैंने जो लिखे हैं इनको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। जैसे नंबर 1 तो माधुर्यम, पाठक जो है वो पढ़ने में मधुरता वाला होना चाहिए। तो यानी कि श्रेष्ठ पाठन में मधुरता नंबर 1। श्रेष्ठ पाठन जो भी होगा उसमें मधुरता का गुण होना चाहिए। श्रेष्ठ पाठन में क्या होना चाहिए? मधुरता होनी चाहिए। दूसरा बात करें दोस्तों अक्षर व्यक्ति। अक्षर व्यक्ति का मतलब हो गया अक्षर की स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए। बात करें तो अक्षर की स्पष्ट अभिव्यक्ति, अक्षर की स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, अक्षर की स्पष्ट अभिव्यक्ति होगी तो वो अक्षर व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। दोस्तों बात करें पदच्छेद। पदच्छेद से मतलब हो गया कि पद का विच्छेद जो है वो स्पष्ट तरीके से, शब्द का विच्छेद जो है वो स्पष्ट तरीके से होना चाहिए। तो शब्द या पद का या पद या शब्द का स्पष्ट विच्छेद होना चाहिए। दोस्तों हम बात करेंगे सुस्वर है। सुस्वर का मतलब बात करें एक अच्छे स्वर में, श्रेष्ठ स्वर में, श्रेष्ठ स्वर के साथ जो है पाठन होना चाहिए। श्रेष्ठ स्वर में पाठन। जो पाठक करता है वो श्रेष्ठ पाठक माना जाता है। दोस्तों अगला है धैर्य। धैर्य के साथ, अर्थात बात करें तो बड़ी धीरता के साथ या धैर्य पूर्वक पठन करना चाहिए हमको। धैर्य पूर्वक पठन हमें करना चाहिए। तो ध्यान रखना, आपको बताया गया है कि श्रेष्ठ पाठक के कितने गुण है? 6, और 6 गुण मैं आपके सामने लिख रहा हूं। दोस्तों अब बात करें लास्ट एंड फाइनल लय समर्थम। अगर हो सके तो लय, यति और गति, लय, यति और गति का प्रयोग करने वाला पाठक श्रेष्ठ पाठक माना जाता है, उत्तम पाठक माना जाता है। जैसे अभी मान के चलिए कि मैं कोई पद्य पढ़ने बैठा हूं आपके सामने और पद्य को मैं सीधा सीधा पढ़ता हूं, ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नहीं, ये एक श्रेष्ठ पाठक के लक्षण नहीं है। मैं इसी गायत्री मंत्र को श्रेष्ठता के साथ, मधुरता के साथ, बात करें तो स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ, संधि विच्छेद का प्रयोग करके और स्पष्ट विच्छेद के साथ, श्रेष्ठ स्वर में धैर्य पूर्वक लय, यति और गति, इन सारे 6 के 6 बिंदुओं का प्रयोग करके बताता हूं। जैसे मैं गायत्री मंत्र बोलूंगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों ये मधुरता के साथ स्पष्ट उच्चारण है। संधि इत्यादि का प्रयोग, विच्छेद का प्रयोग भी इसमें किया गया है। दोस्तों लय, यति, गति का प्रयोग भी किया गया है, धैर्य पूर्वक बोला गया है। और जैसे ही मैं आपके लिए बोलूं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मैंने जो आपको बोला है ये भगवान शिव के संदर्भ में बोला जाने वाला है, जिसको अपन बोलते हैं क्या? ये महामृत्युंजय मंत्र है। और महामृत्युंजय मंत्र हो चाहे कोई सा भी मंत्र क्यों ना हो, उसको अपन धैर्य पूर्वक बोले तो ज्यादा बढ़िया है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, इस तरीके से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो कहने का मतलब हमें इन 6 के 6 गुणों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम लोग उत्तम श्रेणी के श्रेष्ठ पाठक के अंतर्गत आप और हम हो सकते हैं, यदि हम 6 के 6 बिंदुओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हमारे सामने अधम पाठक के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो अधम पाठक के भी 6 लक्षण माने गए। याद रखना, इसके भी 6 लक्षण हैं और इसके भी 6 लक्षण हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। 6 लक्षण। अभी हम श्रेष्ठ पाठक के 6 लक्षण आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं।
अब हम आगे बात करेंगे अधम पाठक के लक्षण। अधम पाठक के लक्षण। अधम पाठक के लक्षण जो है कि वो कौन कौन से हैं दोस्तों, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे पाणिनि शिक्षा में आचार्य पाणिनि ने इसके बारे में भी कुछ कहा है। तो आचार्य पाणिनि ने पाणिनीय शिक्षा में अधम पाठक के 6 लक्षण बताए हैं। 6 लक्षण बताए हैं। अब 6 लक्षण कौन कौन से हैं मित्रों, देखिए इसका भी लक्षण द्वारा ही हम लोग मूल्यांकन करेंगे। 6 लक्षण हो गए आपके। लक्षण देखिए, गीति शीघ्री, श्रेयकंपी, गीति शीघ्री श्रेयकंपी, गीति शीघ्री श्रेयकंपी, यथा लिखित पाठका, यथा लिखित पाठका, गीति शीघ्री पाठक, सॉरी, गीति शीघ्री श्रेयकंपी यथा लिखित पाठक, अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च, अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च, अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षड एते पाठकाधमा, षड एते पाठका, षड एते पाठका अधमा, इसको संधि करके लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, पाठका धमा सीधा बोल दूं तो समझ में नहीं आएगा, मैंने विच्छेद करके बोला है पाठका अधमा। तो याद रखना, गीति गा गा करके पढ़ने वाला, शीघ्री, शीघ्री का मतलब शीघ्रता के साथ पढ़ने वाला दोस्तों, श्रेयकंपी स्थिर हिलाकर पढ़ने वाला दोस्तों, यथा लिखित जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ने वाला दोस्तों, अनर्थज्ञो बिना अर्थ जाने, जैसे अर्थ जानता नहीं है और सीधा का सीधा ही पढ़ रहा है तो बिना अर्थ जाने पढ़ने वाला, अल्पकंठ से, अल्पकंठ से धीरे धीरे पढ़ने वाला, ये पाठक के जो गुण हैं वो कौन से पाठक के गुण हैं दोस्तों, अधम पाठक के। तो इसको एक बार हम व्याख्यान करके पढ़ लेते हैं समझ के। सबसे पहले गीति हो गया, दूसरा शीघ्री हो गया, तीसरा श्रेयकंपी हो गया, चौथा हो गया यथा लिखित पाठक, पांचवा हो गया अनर्थज्ञ और छठवां हो गया अल्पकंठ। तो सबसे पहले बात करें गीति। गीति का मतलब होता है गाकर पढ़ने वाला, गाकर पढ़ने वाला पाठक दोस्तों। माना कि गाकर भी पढ़ना चाहिए, लेकिन गाकर पढ़ा जाता है केवल पद्य को। यदि गद्य पढ़ना है, यदि नाटक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यदि कथा को हम पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो गाकर पढ़ने वाली जगह गाना चाहिए और हर जगह गाकर नहीं पढ़ना चाहिए। यदि हर जगह गाकर आप पढ़ रहे हो तो आप अधम पाठक हो दोस्तों। भाव आपको पता है फिर भी आप गाकर पढ़ रहे हो तो भावानुकूल यदि आपने काम नहीं किया तो आप अधम पाठक की श्रेणी में आ जाओगे। तो गाकर पढ़ने वाला जो है, गाकर पढ़ने वाला पाठक अधम पाठक माना जाएगा, क्योंकि हर जगह गाकर नहीं पढ़ा जा सकता। दूसरा नियम है दोस्तों, दूसरा इसका बिंदु है वो है शीघ्री। शीघ्री का मतलब हो गया शीघ्रता के साथ पढ़ने वाला, शीघ्रता के साथ, शीघ्रता या जल्दी करके, जल्दी करके पढ़ने वाला जो पाठक होएगा उसको दोस्तों अपन अधम पाठक कहेंगे। ऐसे ही तीसरा बिंदु जो होता है वो होता है श्रेयकंपी। श्रेयकंपी का मतलब हो गया साथियों सिर हिलाकर पढ़ने वाला पाठक।
ऐसा कोई पाठक जो सिर हिलाकर पढ़ रहा हो, ऐसे करके सिर हिल रहा हो और वो अचानक से पढ़ रहा हो। अयम निजय परो वेति गणना लघु चेत साम, इस तरीके से सिर हिलाकर जो पढ़ रहा है वो पाठक आपका क्या होगा, अधम पाठक होगा। तो सिर हिलाकर पढ़ने वाला पाठक, सिर हिलाकर पढ़ने वाला पाठक अधम पाठक माना जाता है दोस्तों। बात करें अगला बिंदु नेक्स्ट नंबर 4, यथालिखित। यथालिखित दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि ये पाठकाधमा एक शब्द लिखा हुआ है, इसको सीधा सीधा पाठकाधमा ही पढ़े तो ये हो गया यथालिखित, मतलब बिना संधि विच्छेद किए हुए सीधा का सीधा ही पढ़ देना, बिना संधि विच्छेद किए हुए सीधा का सीधा ही पढ़ देना। दोस्तों लेखन और मुद्रण दोनों में बिना विचार किए सीधा सीधा पढ़ देना। लेखन मुद्रण का लेखन मुद्रण का विचार न करके, विचार ना करके पढ़ने वाला पाठक, पढ़ने वाला पाठक दोस्तों यथालिखित पाठक कहलाएगा। अर्थात बिना संधि का प्रयोग किए हुए, बिना विच्छेद का प्रयोग करते हुए, या फिर शब्द में जहां विराम यति गति है उनका बिना विचार करे सीधा का सीधा पढ़ रहा है दोस्तों, वो आपका यथालिखित पाठक कहलाएगा और वो आपका एक तरह से अधम पाठक की श्रेणी में आएगा। मित्रों अगला बिंदु नंबर 5, अनर्थज्ञ। अनर्थज्ञ का मतलब हो गया यानी ऐसा पाठक जो अर्थ नहीं जानता है। बात करें तो अर्थ को बिना जाने ही बोलना, अर्थ बिना जाने पठन करता पाठक अधम पाठक होता है। दोस्तों अल्पकंठस्य, अगला बिंदु नंबर 6 हम बात करेंगे अल्पकंठस्य। अल्पकंठस्य का मतलब हो गया दबे हुए गले से, दबे हुए गले से। पठन करता पाठक अधम पाठक होगा। दोस्तों ये जो है वो आपके अधम पाठक के 6 लक्षण बताए हैं। अब हम बात करेंगे पठन संबंधी दोष कितने होते हैं। तो दोस्तों पठन संबंधी दोष जो है वो 14 हैं, उनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। आपको फिलहाल देखते रहिए आप लोग अवस्थी कंपटीशन क्लासेस। नमस्कार, धन्यवाद।